Hey guys, welcome to the class. This is your teacher Abhishek Yadav, and today we are going to cover the lecture 5 of GS3. As I have promised you, कि I'll be covering GS1, GS2, GS3 and GS4 topics over the period of time. अभी मैं GS3 कर रहा हूँ और उसका lecture 5 है. Okay? Okay. So this is the golden rule that I have prepared over the period of time. I've realized that these 4 points are the most important for the preparation of mains. ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर मेंस. दैट इज योर सिलेबस. सिलेबस मेंस का बहुत ही वाइड है, बहुत ही ज्यादा है, जो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो किसी भी जीएस पेपर का हो, चाहे कोई सा भी पेपर हो. यू हैव टू रिमेम्बर कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से पॉइंट्स पूछे गए हैं. तो दैट इज वाई आपको कभी भी पूछा जाए तो आपको पता हो. एट द सेम टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना जरूरी है, जो कि आपको सिलेबस डिकोड करने में मदद करता है, क्योंकि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता बता देता है. ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट एरियाज नीड टू बी कवर. ठीक है, एंड एंड डेप्थ तो आपको पता चल जाती है. वो आप सिलेबस तो आप यहाँ से रट्टा लगा लेंगे, बट सिलेबस के बारे में आपको यहाँ से पता चलेगा. दैट इज वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब स्टैटिक पोर्शन आप अपना पढ़ लीजिए, उसको करंट अफेयर के साथ आप मोर इंफॉर्मेटिव प्लस अपडेटेड बना सकते हैं. ठीक है, करंट अफेयर के साथ. दैट इज वाई उसको उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि आपको पूरे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है. राइटिंग प्रैक्टिस यू कैन नॉट इग्नोर इट. देयर शुड बी अ सिंक बिटवीन माइंड एंड योर हैंड राइटिंग, ताकि आप सोचते रहे और लिखते रहे. एट द सेम टाइम लिख लिख के आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जो मेजर डेफिनेशंस हैं किसी भी चीज की, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, ठीक है, एंड आपका गवर्नमेंट बजटिंग हो गया, तो आपको डेफिनेशन जब आप लिखते रहोगे तो आपका माइंड बस पता रहेगा. अब जैसी बजट आया आपने फटाफट लिख दिया बिना कुछ सोचे समझे. सो वो प्रैक्टिस से ही आएगा. सो दैट इज वाई प्लीज आप गोल्डन रूल्स को ध्यान में रखिए. ओके, एंड आज का टॉपिक जैसे आई हैव टोल्ड यू कि गवर्नमेंट बजटिंग है. ठीक है, जो कि शायद आपका फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमी के चैप्टर का. एंड वो चैप्टर बड़ा है, बट टुडे विल कवर द 2-3 पॉइंट्स. एक मीनिंग ऑफ बजट, टाइप ऑफ बजट एंड इम्पोर्टेंट बजट एंड कंपोनेंट्स ऑफ द बजट. ठीक है. ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ द बजट. मीनिंग ऑफ बजट एक्चुअली में बहुत बड़ा है. इट्स नॉट लाइक दैट कि बस आपको एक डेफिनेशन पता है, बट आपको समझना बहुत जरूरी है कि बजट कितना बड़ा है एक्चुअली. व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इन बजट. ठीक है. So, for the sake of the definition, for the understanding precisely, you need to understand is the estimation of receipt and expenditure of the government of every financial year. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर 1 फरवरी को गवर्नमेंट बजट रिलीज कर रही है, तो वो अपकमिंग एस्टिमेशन है ना, एस्टिमेट कर रही है सिर्फ गवर्नमेंट, अपकमिंग अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर मार्च तक के लिए गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर कर रही है. बट सिर्फ इतना ही नहीं होता, और भी पॉइंट होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा. बट फॉर द टाइम आप इतना याद रखिए, इज द एस्टिमेशन ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल कौन सा होगा वो मैंने आपको समझा दिया. ठीक है. अब बजट जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, वो सिर्फ एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट नहीं होता, बियॉन्ड दैट होता है. कैसे होता है? क्योंकि वो गवर्नमेंट की फिलोसफी दिखाता है, गवर्नमेंट का एजेंडा दिखाता है. ठीक है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज दिखाता है. मान लो जो करंट गवर्नमेंट है आपकी, अगर वो एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करती है, इसका मतलब गवर्नमेंट के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो आर्मी पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, या वो आपको एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा फोकस देती है, ये गवर्नमेंट की फिलोसफी एंड आइडियोलॉजी को दिखाता है. तो गवर्नमेंट इज बियॉन्ड मनी. इट्स अ प्रायोरिटाइजिंग थिंग कि गवर्नमेंट के लिए कौन सी चीज प्रायोरिटी है. उस पे भी बजट बजट एक इंपॉर्टेंट आपको इंसाइट देता है. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज द सुपरमेसी ऑफ द लोकसभा. अब लोकसभा की सुपरमेसी कैसे होती है? क्योंकि जो मेजर चंक है, जो सबसे बड़ा सारा पैसा जिसमें आता है, वो कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में आता है. ठीक है. कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में विदाउट अप्रोप्रिएशन ऑफ द लोकसभा, विच मीन्स विदाउट वोटिंग ऑफ द लोकसभा, इट कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी स्पेंड. इसका क्या मतलब है? जब गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है बजट, तो पूरे लोकसभा, ये आपकी पूरी लोकसभा हो गई, गवर्नमेंट ने बजट किया और सब लोग वोट करेंगे. उसका मतलब होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल. ठीक है.
जब वोट हो जाएगा, जब पास हो जाएगा, तभी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकलेगा। सो सुपरमेसी ऑफ लोकसभा हो गया। एंड रिव्यू एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द प्रोग्राम। अब जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम्स एंड पॉलिसीज जो कि लास्ट ईयर इंप्लीमेंट करी थी, वो इस ईयर चेक करेगी कि उसमें कितना बेनिफिट है, कौन सी पॉलिसीज और स्कीम्स नीड टू बी कंटिन्यूड, और कौन सी भी वी हैव टू स्टॉप। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को भी दिखाता है। सुपरमेसी ऑफ लोकसभा, बजट इज बियॉन्ड मनी एंड इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई द बजट इंट्रोड्यूस एट द फर्स्ट प्लेस। अब उसका मतलब ये है, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में लिखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स द बजट एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द यूनियन बजट। ठीक है। अब बजट कहीं नहीं लिखा हुआ है, आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड नहीं लिखा, बट लिखा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हर साल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट हैज टू रिलीज। ठीक है। हर साल गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके ही आएगी, ये गौर बजट, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और वो दो चीज क्या करती है, ठीक है, वो बजट दो चीज क्या करती है, एक तो गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट है, उनको पैसा जाएगा, स्टेट को पैसा जाएगा, स्टेट जैसा पैसा खर्च करेगी, मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट जैसा पैसा खर्च करेंगी, वो सारा काम करता है बजट। बजट में लिखा रहता है किसके पास कितना पैसा जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली मनी इज इंपॉर्टेंट, विदाउट दैट नथिंग कैन बी डन। ओके। तो बजट एक तो पैसा पैसा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, और दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, जैसे एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन, हेल्थ, एवरी जो भी गवर्नमेंट की स्टेब्लिशमेंट का जो भी पर्पस है, you have established the government for your safety, security, like your development and minimizing the inequality, everything। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सब बजट से ही तो होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट अगर स्पेंड नहीं करेगी तो वो चीज कंप्लीट कैसे होगी। ठीक है। ओके। एंड दिस इज कंटिन्यूएशन। बजट हैज अ थ्री टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। एक बजट में तीन तरह की इंफॉर्मेशन होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो 3 साल की इंफॉर्मेशन होती है एक्चुअली में। एक तो करंट, अपकमिंग एंड प्रीवियस ईयर। ठीक है। अब कैसे होता है, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे अब 1 फरवरी 2023 को गवर्नमेंट ने बजट रिलीज किया। इसका मतलब अब वो 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 तक के लिए। ठीक है। मतलब समझ आ गया आपको? 1 फरवरी 2023 को जो बजट रिलीज हुआ है, वो अपकमिंग, सॉरी, अपकमिंग अपकमिंग ईयर के लिए होता है, जो कि 2023 और 2024 होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, और ये प्रीवियस ईयर में ही चल रहा है, इसके अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर में चल रहा है, बट ये अल्टीमेटली करंट ईयर हो गया, क्योंकि करंट ईयर चल ही रहा है। कौन सा करंट ईयर चल रहा है? 2022 से लेके 2023 तक। ठीक है। तो ये आपका करंट ईयर हो गया, क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि दूसरा स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो ये इस डेट पे मत जाइए, ये सिर्फ बजट का इंट्रोडक्शन डेट है। तो एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है आपका अप्रैल से लेके अप्रैल से लेके मार्च तक, और यही ऐसा सेम होता है अप्रैल से लेके मार्च तक, जो कि अभी चल रहा है, अब जिस टाइम बजट इंट्रोड्यूस हुआ है। और एक प्रीवियस ईयर होता है, जो कि होगा 2021 से लेके 2022 तक की रिपोर्ट, कि इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या एस्टिमेशन जो दिए थे, कितना अचीव हुआ है, क्या क्या हुआ है, वो प्रीवियस ईयर की सब कुछ बताता है। ठीक है। रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर को दोबारा क्लेरिफाई करता है, और ऐसी करंट ईयर का और आपका अपकमिंग। सो 3 साल के लिए आपका बजट की तीन इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। ओके। सो एव आई टोल्ड यू कि जितना भी गवर्नमेंट की रिसिप्ट एंड होती है, वो सारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है। अब ये इसके कुछ पॉइंट आपको याद करने की जरूरत है, जैसे लोकसभा की लोकसभा के बगैर पैसे खर्च नहीं हो सकते, यू हैव टू रिमेम्बर इट, लोकसभा अप्रोप्रिएशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो और जितने भी ऑल द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर कैन बी मेड
फ्रॉम दिस अकाउंट ओनली। ठीक है। ऐसे ही जो आपका पब्लिक अकाउंट होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपको दो चीजें याद रखने की जरूरत है। एक तो कि जो पब्लिक अकाउंट है वो भी वो, चलो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो आपका ये और ये है, ये दोनों ही आपके एग्जीक्यूटिव एक्शन से होते हैं, मतलब लोकसभा की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज दैट जो पब्लिक अकाउंट में जितना भी पैसा इसके अंदर गया है, अगर जो बचा है वो इसके अंदर आता है, बट इट क्रिएट्स लाइबिलिटी टू गिव बैक। जैसे आपका स्मॉल सेविंग फंड हो गया, पोस्ट ऑफिस फंड हो गया, पीएफ हो गया। अल्टीमेटली लाइबिलिटी रिवेन्यू तो है, तो जो कि इस अकाउंट में आया, बट गवर्नमेंट को वापस भी देने हैं, तो ये भी एक तरह का फंड है। बट इसके अंदर जो होता है गवर्नमेंट की प्योर इनकम होती है, चाहे वो गवर्नमेंट खर्च करे जो मर्जी करे उसके साथ। ठीक है। एक और फंड बनाया गया 1950 में, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसका मतलब ये है कि कोई भी आपदा डिजास्टर कुछ भी होता है, कोई भी कंटीजेंसी अराइव होती है, तो प्रेसिडेंट खर्च कर सकता है, बट अल्टीमेटली ये होता है फाइनेंस मिनिस्टर के पास। फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब एग्जीक्यूटिव एक्शन हो गया ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑब्वियसली। ठीक है। तो एक कंटीजेंसी ऐसा फंड बनाया गया है जिसका जो जिसमें 500 करोड़ है वो किसी भी क्लेमिटी में खर्च करने के लिए होता है, वो भी एग्जीक्यूटिव। तो इसमें दो चीज एग्जीक्यूटिव हो गई और एक पार्लियामेंट्री हो गई। ठीक है। ओके, लेट्स मूव। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई हैव एक्सप्लेन्ड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सारा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारा पैसा इसमें आता है, बाकी सब नेग्लिजिबल के अमाउंट ही आते हैं सब में। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में दो बजट होते हैं। ठीक है। एक तो रेवेन्यू होता है और एक कैपिटल बजट होता है। अब रेवेन्यू बजट में भी दो होते हैं, एक रेवेन्यू रिसीट होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब रेवेन्यू बजट में आई हैव टोल्ड यू कि जो गवर्नमेंट की वन वे ट्रांजैक्शन है, जो गवर्नमेंट की इनकम है, वन वे ट्रांजैक्शन, ठीक है, गवर्नमेंट की कोर इनकम है, जिसमें गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है, नो लाइबिलिटी। ठीक है। कि किसी को कोई पैसा देना है, वो रिवेन्यू रिसीट, रिवेन्यू बजट में आता है, रिवेन्यू रिसीट में आता है। ठीक है। रिवेन्यू रिसीट में आता है। वो कौन कैसे आएगा रिवेन्यू रिसीट में? जैसे गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगा दिया, डायरेक्ट टैक्स लगा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, तो टैक्स लगाने के बाद गवर्नमेंट के पास जो इनकम आती है वो इसके अंदर आता है। ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो गवर्नमेंट की डे टू डे फंक्शनिंग होती है उसके अंदर जो पैसा लगता है। ठीक है। जितने भी डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज होती हैं सबके पास पैसा जाता है। अब चाहे वो पेन पेंसिल खरीदे, या किसी को कहीं जाना हुआ, किसी को दूसरी कंट्री में जो भी तरह का खर्चा, जो डेली खर्चा होता है, जो होना ही होना है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। और ये जितनी भी रिसिप्ट होती है, गवर्नमेंट की कोर रिसिप्ट होती है, और इसमें देना ही होता है। और रेवेन्यू रिसीट के अंदर एक चीज और इम्पोर्टेंट ये होती है कि दो तरह के खर्चे होते हैं। ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सॉरी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, यहाँ पे नहीं आता, सॉरी, यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी जो आई फॉरगेट टू टेल यू। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में एक चीज और होती है कि जब आपको मैंने बताया कि लोकसभा की सुपरमेसी होती है, तो बताता हूँ। आपको पता है इसके अंदर की लोकसभा की सुपरमेसी होती है कंसोलिडेटेड फंड में। लेकिन इस फंड के अंदर एक ऐसा अमाउंट होता है जिसके लिए कोई वोट नहीं होता, नो वोट। अब वो कौन सी सी चीज होगी नो वोट होगी? जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है, उनके उनको जो पैसा जाता है उस पे कोई वोट नहीं होता, उस पे कोई वोट नहीं होता। क्यों नहीं होता? जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट की कोई सैलरी वगैरह गई, या उनका जो फंड हो गया जो कंपलसरी फंड है, या आपके प्रेसिडेंट के पक्ष हो गए, ठीक है, आपके इलेक्शन कमीशन का पैसा गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सैलरी एंड इंपॉर्टेंट हो गया, आपके कैग के लिए पैसा गया। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जिसके लिए पार्लियामेंट जबरदस्ती उस पर वोट करके उस पैसे को नहीं रोक सकती, क्योंकि इसके बगैर कंट्री नहीं चलेगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि इसको अफेक्ट ना किया जाए एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत। ठीक है। और आपकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इन पे किसी तरह का कोई प्रेशर ना है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ। दो एल दो ऑल दो गवर्नमेंट कैन, लोकसभा कैन डिस्कस। ठीक है। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू। ठीक है। सो नाउ यहाँ तक आपको समझ आ गया।
आप एक बार दोबारा देखेंगे, यू विल गेट टू नो। सॉरी कि मैं पीछे स्लाइड में गया, दोबारा यहाँ पे आया, फिर कंफ्यूजन हो गई होगी थोड़ी बहुत, बट रेवेन्यू बजट में मैं फिर से बता देता हूँ आपको। रेवेन्यू बजट ऐसा बजट होता है जिसमें गवर्नमेंट की सारी इंपॉर्टेंट रिसीट्स आती हैं, और ये रिसीट्स कैसे होंगी, या तो डायरेक्ट टैक्स से आएंगी या इनडायरेक्ट टैक्स से आएंगी, बट रिसीट होती है, किसी तरह की कोई लाइबिलिटी नहीं होती कि वो किसी को देंगे। ठीक है। ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, आपका डे टू डे जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है उसके लिए जो पैसा जाता है वो इसमें आएगा, जो कि होगा ही होगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, इसलिए वो भी जाएगा ही जाएगा। तो आपको रेवेन्यू बजट समझ आ गया। अब कैपिटल बजट पे चलते हैं। कैपिटल बजट में दो, एक रिसीट होगी और एक एक्सपेंडिचर होगा, जैसे इसके अंदर था। कैपिटल रिसीप्ट में ये होता है कि लाइबिलिटी क्रिएट करती है ये, ठीक है। अनलाइक रेवेन्यू रिसीट, ये लाइबिलिटी क्रिएट करती है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने अगर कोई बोरोविंग करी, एक डेट बोरोविंग, ठीक है, सॉरी, एक डेट कैपिटल रिसीट हो गई, डेट कैपिटल रिसीट। ठीक है। डेट कैपिटल रिसीट क्या हो गई, गवर्नमेंट जितनी बोरोइंग ली, चाहे नेशनल डोमेस्टिक मार्केट में ली हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट में ली हो, अब वो किसके बल पे लेती है, कंसोलिडेट फंड को एक तरह से ये दिखा के, ये उनकी लाइबिलिटी होती है। ये उनको क्या बोलते हैं, उनको जब आप लोन लेने जाते हो तो आप कुछ ना कुछ रखते हो, बेसिकली इनके इनकी इसकी गारंटी के ऊपर आपको गवर्नमेंट जब डेट लेती है, और वो डेट या तो बोरोविंग होगी नेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो एक लाइबिलिटी क्रिएट करती है, बट इनकम आती है, तो वो कैपिटल रिसीप्ट के अंदर जाता है। और ऐसी कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि गवर्नमेंट जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जितना पैसा खर्च करती है, एवरीथिंग दैट इज स्पेंट टू क्रिएट एसेट, क्रिएट एसेट, वो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, वो बजट में कहाँ आता है, और उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, ये समझ आ गया होगा। कंटीजेंसी फंड समझ आ गया, पब्लिक अकाउंट समझ आ गया होगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ फंड मैंने बता दिए, मीनिंग ऑफ बजट समझा दिया कि उसके तीन मेन पर्पस होते हैं जब बजट टेबल पे भी दिया जाता है। 3 साल, कौन से 3 साल होते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। ऐसी बजट की मीनिंग एंड उनके वाइडर कंसेप्ट समझ आ गए होंगे कि बजट बजट में क्या क्या होता है। ओके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन क्लास। विल सी यू। प्लीज इसको एक सब्सक्राइब करो और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि इट विल हेल्प मी टू ग्रो फास्ट। ओके। थैंक यू।